बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी बीवी को दूध में जहर डालकर दिया और कहा कि इसे पी लो, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से बहुत नफ़रत थी। मेरी बीवी घर वालों की पसंद थी, इसलिए मैंने उसे जहर दे दिया और दोस्तों के पास चला गया। मैं इस बात की ख़बर सुनने के लिए बड़ा बेताब था कि अचानक अम्मा की घर से कॉल आई और कहने लगी, बेटा घर आ जाओ, बहू की आखिरी सांसें चल रही हैं, वो तुम्हें बुला रही है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मरते हुए ऐसी बात बताई कि मेरी तो रूह ही कांप गई। मेरी बीवी ने बताया कि आज मेरी शादी को तीसरा दिन था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे उजड़ने का तीसरा दिन हो। मैं इस शादी से खुश नहीं था। एक एक लम्हा कठिन सा महसूस हो रहा था। मैं वापस शहर जाने के लिए सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरे बूढ़े बाप ने अपने मरहूम भाई की बेटी आयमा से मेरी शादी कर दी थी, जो मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी और थी भी सांवले रंग की। मैंने सामान बांधना शुरू किया तो वो मेरी मिन्नतें करती रही कि इतनी जल्दी वापस ना जाए। मुझे वो एक आँख ना भाई थी। मुझे उसका बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। जी चाहता था कि वो मंज़र कहीं गायब हो जाए। मैंने अब्बा के कहने पर कड़वा घूंट भर लिया था। मैंने साफ साफ कह दिया कि मेरा भी इतनी जल्दी वापस जाने का इरादा नहीं था, मगर तुम्हारी शक्ल से बेजार हो चुका हूँ। तुम्हारी काली स्याह शक्ल मुझे डराती है। वो मेरी बात सुनकर एकदम मुरझा गई। जब अब्बा को पता चला मैं जा रहा हूँ तो वो मुझे रोकने आ गए। वो मुझे फर्माबरदार बेटा समझते थे। मैंने काम का बहाना बनाकर उनसे रुख्सत तलब की। अब्बा को अपने मेहनती बेटे पर बहुत फ़ख्र होने लगा था। जब मैं घर से निकला तो आयमा किचन में काम कर रही थी। मैं उसे बताए बगैर ही चला आया और खुली फ़िज़ा में सांस लिया। हकीकत ये थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर की रंगीनियाँ अपनी जानिब बुलाती थी। शहर तो मैं बजरिया बस पहुंचा था ताकि किसी को शक ना हो। बस अड्डे पर मेरे बॉडीगार्ड्स मेरी महंगी कार के साथ पहुंच चुके थे। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत होती थी। अगर कभी अब्बा को पता चल जाता कि मेरा इकलौता बेटा क्या काम करता है तो वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाते। और अपनी बीवी की परवाह मुझे बिल्कुल नहीं थी। शहर में एक से बढ़कर एक हसीन और दिल फरेब अदाओं वाली लड़कियां मेरी दोस्त थीं। तभी तो मुझे अपनी सांवली रंगत वाली बीवी एक आंख नभाती थी। बड़े बड़े स्मगलर्स मेरे आगे पीछे फिरते थे। मैं भी एक जाना पहचाना स्मगलर ही था। मैं कॉलेज की बस में भेस बदल कर सवार हुआ अपना शिकार ढूंढने के लिए। कच्ची उम्र की मासूम लड़कियों को फंसाता था अपने जाल में। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है कि वो आगे बढ़कर अपने वालिदैन का सहारा बने। जब मैं अच्छी खासी रकम की ऑफ़र करता तो बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां मेरे कारिंदे बनकर स्मगलिंग का काम शुरू कर देते। मैं बस में बैठा था कि एक लड़की मेरी सीट के पास आकर खड़ी हो गई। वो काफ़ी उखड़ मिजाज लग रही थी। उसका बैग भी काफ़ी खस्ता हाल था। शूज़ टूट फूट का शिकार थे। मुझे मेरा नया शिकार मिल चुका था। ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। मैं अपनी सीट से उठा और उसे मुखातिब करके कहा कि तुम इस सीट पर बैठ जाओ। वो गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं। मुझे उसकी ये जुर्रत अच्छी लगी और मैंने समझ लिया कि ये मेरे बहुत ही कारआमद होगी। उसके बाद मेरे सामने मेरी बीवी, डरपोक बीवी का सरापा लहरा गया तो मेरा मुंह ही कड़वा हो गया। इस लड़की को मैं मुखातिब करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देता था।
मैंने उसके बारे में पता करवाया तो मुझे पता चला कि वो 2 कमरों के मकान में रहती है। बूढ़े वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मैंने उस लड़की यानी आयशा के कॉलेज का पता लिखवा लिया था। कुछ दिन जानबूझकर बस में नहीं बैठा तो मुझे सब कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा। अगले दिन ही मैं उसकी प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था। मैंने प्रिंसिपल को कह दिया कि मुझे आयशा के पल पल की रिपोर्ट चाहिए। प्रिंसिपल का गुस्सा और अकड़ तो मेरे साथ खड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले बॉडीगार्ड्स को देखकर ही ख़त्म हो गया था। मैंने प्रिंसिपल को अपना नंबर दिया और वहाँ से आ गया। मेरा बार बार आयशा को देखने को दिल करने लगा था। अचानक एक दिन आयशा की प्रिंसिपल की कॉल आ गई। उसने बताया कि आयशा की शादी है। मेरे तो दिल पर घोंसा पड़ा था। परसों आयशा की रुखसती थी। वो प्रिंसिपल से छुट्टियां मांगने आई थी। मैं उस वक़्त गुस्से की अजीब सी कैफियत से गुज़र रहा था। अचानक मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि मैं तो आयशा से मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे अपनी इस हालत पर जी भर कर हंसी आई। उसके निकाह की शाम को मैंने अपने भरोसे के आदमी भिजवाकर आयशा को उसके घर से अगवा करवा लिया और अपने आदमियों को सख्त हिदायत दे दी कि इस लड़की को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज़्ज़त की ज़िम्मेदारी मेरी थी। उसको देखने को बहुत दिल कर रहा था मगर मैंने ख़ुद को रोके रखा। एक दिन और एक रात अपने फार्म हाउस पर रखकर उसे बाहिफाजत उसके घर वापस पहुंचा दिया। वो जैसे मासूम मेरे घर में आई थी वैसे ही चली गई। मेरे इल्म में ये बात आ चुकी थी कि आयशा के मंगेतर ने ये कहकर रिश्ता ख़त्म कर दिया है कि तुम एक दिन एक रात बाहर रहकर आई हो, मुझे क्या मालूम कि तुम्हारे साथ क्या हुआ हो। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। ये भी सुनने में आया था कि इस मामले के बाद आयशा बहुत दिलबर्दाश्ता हो गई थी। वो सारा सारा दिन रोती रहती। मैं जो चाहता था वही हो गया था। किसी को कानों कान खबर भी ना हुई कि इसके पीछे किसका हाथ था। इस तरह सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। मुझे अब आगे पेशरफ्त करके आयशा के दिल में जगह बनानी थी। मैं प्लानिंग करने का आदी था, तभी तो आज तक गिरफ़्तार ना हो सका था। पुलिस को मुझ पर शक था मगर वो मेरे ख़िलाफ़ सबूत ढूंढने से कासिर थी। मैंने आयशा के वालिद के साथ बड़ी होशियारी से ताल्लुकात बढ़ा लिए। उसके वालिद से घर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके घर का सारा खर्चा आयशा का मंगेतर ही करता था। अब तो फाकों तक नौबत पहुंच चुकी है। मैंने उसके वालिद के घर राशन डलवा दिया। आयशा के वालिद ने बहुत मना किया मगर मैंने कहा कि आप मुझे अपना बेटा ही समझें। यूँ मेरी रसाई आयशा के घर तक हो गई। आयशा ने मुझे पहचान लिया था इसलिए वो मुझसे कलाम ना करती थी मगर मेरी मुसलसल मेहरबानियों ने उस पर भी असर डाला था। वो मेरी शराफत की कायल हो चुकी थी। एक दिन उसने मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगी। मैंने कहा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद जब भी मैं उनके घर जाता वो मुझसे चाय पानी का ख़ुद पूछती। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों ने दोस्ती कर ली। मैं उसे घुमाने पार्क ले जाता, अच्छे महंगे होटलों में खाना खिलाता, दुनिया जहाँ की चीज़ें उसके कदमों में डाल देता। ऐसा करके मुझे दिली सुकून मिलता था। आयशा को झुकाव भी मेरी तरफ ही था। उसने अपनी चाहत का इजहार मुझसे कर दिया था। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर आयशा के बाप से उसका रिश्ता मांगा था। उससे कोई एतराज़ ना हुआ, उसने हाँ कर दी। मगर फिर न जाने कहाँ से आयशा को मेरी दूसरी शादी की खबर हो गई। वो सारा दिन रोती रही। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मेरी पहली बीवी इस राह में नहीं आएगी मगर वो ना मानी। आयशा ने शर्त रखी कि मैं जब तक आयमा को तलाक न दूंगा वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं आयमा को छोड़ नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा बाप मर जाएगा।
वो कहने लगी, फिर कुछ ऐसा करो कि वो खुद तुम्हें छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात पसंद आई और मैं गांव चला गया। आयमा मेरी आमद पर बहुत खुश थी। मैं बात बात पर उसकी तजलील करने लगा। वो खामोश आंसू बहाती रहती। उसकी काली कलोटी शक्ल मुझे गुस्सा दिलाती थी। मैं उसे हर वक्त काली रंगत के ताने देता और वो रोती रहती। मैं क्या कर सकता था? मैं आयशा के इश्क में पागल हो गया था। अब तो मैंने आयमा के साथ मारपीट भी शुरू कर दी थी, मगर मैंने कभी उसके मुंह से शिकवा नहीं सुना था। मुझे आयमा की ढिठाई पर मज़ीद गुस्सा आने लगा था। वो काफ़ी सख्त जान थी। मैं जितना उससे दूर भागता वो उतना ही मुझ पर मरती। अगर आयशा मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मैं अब तक आयमा का असीर बन चुका होता। मैं जल्द से जल्द इसका किस्सा ख़त्म करके आयशा के पास जाना चाहता था। मुझे उसकी मनमोहनी सूरत बहुत याद आती थी। गांव आते हुए मुझे 1 महीना हो गया था। चूँकि आयशा के साथ मुसलसल राब्ते में था, इसलिए मैं थोड़ा सब्र करके बैठा था। मैं आयशा को सारे हालात से आगाह करता रहता था। अब तो वो भी आयमा की ढिठाई से आजिज़ आ चुकी थी। उसने मुझे आयमा को जहर खिलाने का मशवरा दे दिया। एक लम्हे के लिए मेरा दिल टूट गया, मगर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। शाम हो चुकी थी। मैंने आयमा को घर में ढूंढा, मगर वो कहीं नज़र नहीं आई। मैं छत पे गया तो वो सोगवार सी बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने उससे बड़े प्यार से बात की थी। क्या हुआ आयमा? मेरे पूछने पर वो रो दी, मगर लब पे कोई शिकवा न लाई। मैंने अपने लहजे में मसनूई मोहब्बत भरकर उससे पूछा तो वो तड़प कर रह गई। मैंने कहा, मैं बुरा हूँ? तो वो कहने लगी, बुरी तो मैं हूँ। मैंने आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया। आपको मुझ जैसी बदसूरत बीवी मिली है। उसका दिल बहुत साफ़ सुथरा था। उसकी बातें मुझे शर्मिंदगी महसूस करा रही थी। मैंने उसके आंसू पूंछकर उसकी पसंदीदा चीज़ के बारे में पूछा तो उसने दूध का जिक्र किया। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि वक्त थम जाए, मुझे इस मासूम लड़की की जान ना लेनी पड़े। मगर जब आयशा का चेहरा आंखों के सामने लहराया तो मुझे कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। मैं दूध वाले की दुकान पे गया, वहाँ से दूध लिया और डेरे की तरफ चल पड़ा। वहाँ से जहरीली स्प्रे दूध पर छिड़की। ऐसा करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं पसीने से शराबूर हो चुका था, मगर मुझ पर शैतान बुरी तरह गालिब आ चुका था। मैं घर की तरफ चल दिया। वो दूध आयमा के सामने रखा और कहा कि इसे पियो, मगर वो हिचकिचाहट का शिकार थी। मेरे मजबूर करने पर उसने दूध का गिलास पी लिया। मुझे यकीन था कि वो इतने जहरीले दूध से मर जाएगी। मेरा सामान पहले से ही पैक था। मैं खुशी खुशी शहर के सफ़र पर निकल खड़ा हुआ। मैं मुतमईन था कि मेरी खुशियों के दरमियान सबसे बड़ा कांटा अब निकल चुका था। मगर मैं जैसे जैसे शहर की जानिब बढ़ रहा था, मेरा दिल बैठा चला जा रहा था। जब मैं आयशा के घर में दाखिल हुआ तो मुझे वहाँ पर अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। इस कदर खामोशी थी कि मुझे कब्र का गुमान होने लगा था। तभी मैंने आयशा को देखा। वो एक कमरे से नमूदार हुई, सजी संवरी हुई। वो बिलाशुबा बहुत हसीन लग रही थी और आयशा के हाथ में मिठाई की प्लेट थी। वो बहुत खुश थी। कहने लगी, खुशी में ये मिठाई खाओ। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा खौफ महसूस हुआ, मगर आयशा के इसरार करने पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। वो मुस्कुराती हुई एक कमरे में चली गई। जब वो काफ़ी देर ना लौटी, मैं उसके पीछे गया। मैंने दरवाजे की ओर से झांका तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। आयशा एक लड़के के साथ बैठी कह के लगा रही थी। कहने लगी, आमिर, आप तो फ़िक्र ही ना करें, मैंने अदील का पक्का इंतज़ाम कर लिया है। मैंने उसे जहरीली मिठाई खिला दी है।
और आज अपना बदला मैंने उससे ले लिया है। वो क्या समझता था कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था, मुझे किसने अगवा करवाया था। मेरा मुजरिम आदिल ही तो है। आमिर, आपने मंगनी तोड़ने का फ़ैसला वापस ले लिया। मोहब्बत तो मैं आपसे ही करती थी और करती रहूँगी। आयशा की बातें सुनकर मुझ में वहाँ खड़े होने की हिम्मत ना रही और मैं दबे पाँव वहाँ से निकल आया। अचानक अम्मा की कॉल आई कि तुम्हारी बीवी की आखिरी सांसें चल रही हैं, वो तुम्हें बुला रही है। मुझे अपनी गलती का एहसास शिद्दत से होने लगा। मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मैं अपनी परवाह किए बगैर जल्दी से गांव पहुंचा। मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुराकर देखा तो मेरी रूह कांप उठी। फिर अचानक मेरे पांव पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दें। मैंने कहा, क्या हुआ? तो कहने लगी, मैंने आपकी अलमारी की तलाशी ली थी। मुझे आपके घिनौने पेशे के मुतालिक काफ़ी सबूत मिले। मैं शशोपंज में मुब्तला रही कि आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं, मगर मैं आपको दोज़ख के अज़ाब से बचाना चाहती थी। इसलिए मैंने पुलिस को बता दिया। पुलिस अब आपको गिरफ़्तार करने आएगी। आयमा की कोई बात ही मुझे बुरी नहीं लग रही थी। डॉक्टर ने अगले 24 घंटे ख़तरनाक बताए थे। मैं रो रो कर आयमा की ज़िंदगी के लिए दुआ कर रहा था। फिर अचानक मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने सबसे पहले आयमा के बारे में पूछा। अल्लाह ने बड़ा करम किया था और आयमा बच गई थी। जब मेरी तबीयत संभली तो पुलिस मुझे गिरफ़्तार करके ले गई। मैंने थाने में 10 साल गुजारे। 10 साल बाद जेल से रिहाई मिली। मैं अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर वापस अपने घर जा रहा था। दिल डर रहा था कि न जाने आयमा मुझे माफ़ करेगी कि नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को न दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया और दहलीज पर ही रुक गया, मगर घर से आयमा की शफ़क़त भरी आवाज़ आ रही थी, मेरे बच्चों, तुम दोनों का बाप बड़ा बहादुर है। कभी भी अपने बाप को किसी से कम मत समझना। नफ़रत गुनाहगार से नहीं, गुनाह से करनी चाहिए। मैं भागता हुआ घर में दाखिल हुआ। मेरे 10 साल के 2 जुड़वां बेटे माँ के पास बैठे थे। मैं उनके सामने ही आयमा के कदमों में गिर गया और उससे रो रो के माफ़ी मांगने लगा। उसने मुझे माफ़ कर दिया। मैं अपने बच्चों से बगलगीर हुआ। मेरे बेटों के हर अमल से मेरे लिए एहतराम छलक रहा था। ये सब आयमा की अच्छी तरबियत का नतीजा था। उसकी स्याह रंगत भी मुझे रोशनी जैसी मालूम हो रही थी। उन तीनों से मिलकर मैं अब्बा और अम्मा के कमरे की जानिब चल पड़ा कि उनसे मिलूं। और फिर मैंने अम्मा अब्बा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी शरीके हयात ढूंढी थी। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।